ठीक है, ओके चलो। कैरेज आउटवर्ड हो गया, दोनों भी एक्सपेंडिचर है, एक जाएगा कैरेज इनवर्ड जाएगा ट्रेडिंग में, कैरेज आउटवर्ड जाएगा पीएनएल में। फैक्ट्री रेंट, इट इटसेल्फ शोज इट इज रिलेटेड टू द फैक्ट्री Trading account debit. trading account debit side. So to factory rent, inner में ही कि outer में ही है factory rent? Outer column. Outer column, okay. 5,000 outer column. No adjustment, outer column. Next, purchases. Obviously हमने यहाँ पे जगह छोड़ दी थी ट्रेडिंग के डेबिट में. Purchase is a purchase of raw material और purchase of semi finished goods, जिसको यूज करके आप उसको फिनिश गुड्स बना दोगे, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कंप्लीट कर दोगे. Okay, so purchases will go to the debit side of a trading account. अब इसमें से तुरंत इसके रिटर्न माइनस कर दो. देखो यहाँ पे रिटर्न आउटवर्ड मीन्स अ परचेस रिटर्न. ठीक है, सो रिटर्न आउटवर्ड विल हैव अ क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि ये हमारे लिए इनकम बन गया कि जैसे मैंने खर्चा हो गया ना, परचेसेस किए तो एक्सपेंडिचर हो गया. अगर मैंने गुड्स को रिटर्न कर दिए जो मैंने परचेस किए थे तो मेरा इनकम है, इन शॉर्ट मेरा खर्चा कम हो रहा है. तो एक्चुअली वो क्रेडिट साइड में लिखना चाहिए, इट हैव अ क्रेडिट बैलेंस. बट इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑन अ क्रेडिट साइड हम उसको डेबिट साइड में लेके आते हैं और उसका साइन चेंज हो जाता है. तो परचेसेस में से कितने की गुड्स हमने वापस रिटर्न कर दिए? 3,000 के. ठीक है, सो परचेसेस माइनस रिटर्न आउटवर्ड, पुट इट टू द आउटर कॉलम, 2,22,000. ओके, स्टार मार्क करो. कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, इसका डेबिट बैलेंस होता है कि क्रेडिट बैलेंस होता है, ये श्योर शॉर्ट 1 मार्क का क्वेश्चन है. नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो वापस, तो परचेसेस हमने रिकॉर्ड कर लिए. इंश्योरेंस, सो इट्स अ जर्नल इंश्योरेंस. ऐसे नहीं बोला कि फैक्ट्री का इंश्योरेंस, फैक्ट्री इंश्योरेंस होता तो ट्रेडिंग में, जनरल इंश्योरेंस है तो पीएनएल में. सो पुट इट इंश्योरेंस. आउटर कॉलम 1,000. Ma'am, inner column. एडजस्टमेंट है, ओके ओके फाइन, या इसे एडजस्टमेंट है, पुट इट टू द इनर कॉलम. ओके, फर्नीचर, फर्नीचर इज एन एसेट, सो गो टू द बैलेंस शीट. एक मशीनरी हमने यहाँ पे लिखा था, उसे एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन का, फर्नीचर को भी है, सो पुट इट बोथ ऑफ देम टू द इनर कॉलम. फर्नीचर इज 80,000. ओके, डेटर्स इज ऑल्सो एन एसेट. डेटर्स विल हैव बैड डेट्स का एडजस्टमेंट, सो फर्नीचर के बाद एक या दो लाइंस ब्लैंक छोड़ के यू कैन पुट इन डेटर्स. एक्चुअली इन्होंने कैश का बैलेंस नहीं दिया. इट कैन नॉट हैपन दैट यू डोंट हैव अ कैश और बैंक. आई एम सरप्राइज्ड. ओके, सो अगर कैश और बैंक बैलेंस होता तो कैश विल ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस, इट विल गो टू द एसेट बैलेंस शीट एसेट साइड. Okay, so debtors have an adjustment, put it to the inner column. Now come to the credit balances. Creditors, कहाँ जाएंगे creditors? Liabilities. Liability side. Okay, so liability side always start with the capital. उसके बाद आता है reserves and surplus and then current assets. So आपको sequence अभी तो लिखने का टेंशन है ही नहीं आपको, so कहीं पे भी लिखो. बट अगर आप वो ब्लॉक वाइज लिखते हो तो डेफिनेटली आई एम श्योर आपको वो सेकेंड ईयर में काम आएगा. ओके, बिकॉज वहां पे फिर बच्चों को समझ में नहीं आता है कि करंट एसेट क्या है, करंट लायबिलिटीज क्या है. सिखाने की डिपेंड करता है सिखाने वाले के ऊपर. चलो, क्रेडिटर्स 25,000. बिल्स पेबल इज अगेन एन लायबिलिटी. क्रेडिटर्स को कुछ एडजस्टमेंट होती है पता है आपको? देयर इज वन एडजस्टमेंट व्हिच इज द ओनली एडजस्टमेंट व्हिच इज रिलेटेड टू द क्रेडिटर्स. क्या है वो एडजस्टमेंट? कैन आई गेट अ डिस्काउंट फ्रॉम द क्रेडिटर्स? क्या मुझे डिस्काउंट मिल सकता है क्रेडिटर्स से? Yes, ma'am. क्रेडिटर से डिस्काउंट मिलता है ना, इट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम दिस बैलेंस इन द इनर कॉलम. मान लो कि मुझे 25,000 के ऊपर अगर 1,000 रुपीज क्रेडिटर से डिस्काउंट मिलता है ना, तो मैं यहाँ पे उसे इनर कॉलम में लिखूंगी. डिस्काउंट मतलब पैसे हमें कम देने, क्रेडिटर से डिस्काउंट मिला. आई एम सेइंग अगर एडजस्टमेंट आती है तो. सो डिस्काउंट अगर 1,000 रुपीज का मिल गया तो इन दैट केस उसको क्रेडिटर्स के बैलेंस में से लेस करना है और आउटर कॉलम में लिखना है. और अगर आपको क्रेडिटर से डिस्काउंट मिल जाता है मतलब आपका बेनिफिट है, तो उसका जो सेकेंड इम्पैक्ट होता है उस एडजस्टमेंट का, वो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में. सो क्रेडिटर कैन आल्सो हैव एन डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स करके एडजस्टमेंट आती है. तो उस केस में आपको उसको डिस्काउंट को माइनस करना है क्रेडिटर्स से, और दूसरा इम्पैक्ट वो आपका इनकम है. सो पोस्ट इट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड.
ओके, यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, पुट द वैल्यू टू दी आउटर कॉलम डायरेक्टली। ओके, नेक्स्ट बिल्स पेबल हमने लिख दिया, इट्स आल्सो एन लायबिलिटी। AA's कैपिटल अकाउंट, ओके फाइन, AA's कैपिटल अकाउंट। सो अच्छा A's लिखना है शायद, AA's, ओके, A's capital, post it to the capital. Capital will always have a credit balance. So A's capital, put it to the inner column because sorry, I lost it. Okay. ओके, रिकॉर्डिंग का साइन दिख रहा है ना आपको? चालू है रिकॉर्डिंग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Might have lost few entries. 650 हो है सारी। Okay, yeah. So we put in what? Furniture डाला, bills people, A's capital डाला, हाँ. A's capital, put it to the सीमा, लेक्चर में हूँ, एक 15-20 मिनट बात करती हूँ। हाँ बोलो बोलो, कुछ अर्जेंट है? हाँ, अरे मैंने तुम्हारा कॉल नहीं देखा इसलिए मैंने कॉल किया। ठीक है चलो, मैं लेक्चर की बात करती हूँ। फोन तुम कर रही थी क्या फोन आफ्टरनून में? तुमने आफ्टरनून में फोन किया था क्या? ओके, ठीक है ठीक है। तो वो हो गया ना, वो एक्सेस नहीं मिल रहा है ना, मैं देखती हूँ थोड़े टाइम से। हम्म,
Okay, is capital 3,25,000 inner column. Okay, सेल्स डाल दिए, रिटर्न डाल दिए, कमीशन. ओके, लेट्स कम टू द कमीशन. कमीशन क्या है? इनडायरेक्ट है कि डायरेक्ट इनकम है? इनडायरेक्ट. सो पुट इट टू द क्रेडिट साइड बाय कमीशन. कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली टू दी आउटर कॉलम. तो देखो, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ये सारा आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड. ओके, नेक्स्ट. अभी लेट्स लुक एट द एडजस्टमेंट. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एडजस्टमेंट. किसी को पोस्टिंग में कोई दिक्कत है? Anyone have a concern with the postings? Yes. Anyone concerned with the postings? Nahi? Shall we start the adjustment? Okay. Look Yes, at ma'am. first adjustment now. So as I said, adjustment is nothing but an detailed information that you get to know, some additional information that you get to know once an accountant has already prepared a trial balance. उसने trial balance बना लिया, journal entry pass किया, ledger posting किया, trial balance बना लिया, सब कुछ होने के बाद उसे पता चला कि अरे, और कुछ adjustment ऐसी है ना कि जो आप year close होने के बाद ही कर सकते हो. For example, closing stock. मतलब आपके गोडाउन में कितना स्टॉक है ये आपको लास्ट डे पे ही देखना है, इसके पहले देख के मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो आप मे भी प्रोडक्शन में यूज कर लोगे. राइट. सो क्लोजिंग स्टॉक ही ऐसी एडजस्टमेंट है कि जो साल के एंड में ही होती है, 31 मार्च को ही. होल्ड ऑन ना. वाह बेजी. ओके, सो क्लोजिंग स्टॉक एक ऐसी एडजस्टमेंट है कि जो ईयर के एंड में ही होगी. राइट. आप ईयर एंड होने से पहले जाके नहीं स्टॉक गिन के आ सकते और बोल सकते हो कि नहीं ये स्टॉक 31 मार्च को होगा. इट्स नॉट पॉसिबल. राइट. सो there are few things that you have to do on the last date of the financial year. Now closing stock is nothing but a stock which is left over in your godown on the last date. तो ये ऐसी चीज है कि ऐसा स्टॉक है, ऐसे गुड्स है, ऐसा रॉ मटेरियल है जो हमने इस साल प्रोडक्शन में यूज किया नहीं, बट हमने क्या किया, यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास कुछ ओपनिंग स्टॉक था, फिर हमने कुछ परचेज किए, तो ये दोनों मिला के हमारे पास कितने के गुड्स थे? 2,47,000 के गुड्स थे. बट हम कह रहे हैं कि इसमें से कुछ बच गया एट द एंड ऑफ द ईयर, इसमें से कुछ यूटिलाइज नहीं हुआ. तो वो कितने वैल्यू का यूटिलाइज नहीं हुआ? वो जो स्टॉक बच गया था उसकी वैल्यू थी 25,000 मार्केट वैल्यू था, और अगर उसका मैं कॉस्ट देखूं तो उसका कॉस्ट था 20,000 एज पर द बुक वैल्यू. नाउ देयर इज वन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ द सेट प्रिंसिपल्स. राइट. कि जो ये कहता है कि आपको अगर स्टॉक कुछ वैल्यू करना है, आपके गोडाउन में भले ही जो स्टॉक है वो मार्केट में आप 25,000 पे बेच पा रहे हो, but never record a stock at a higher price. Record the stock at a lower price. भले अगर आपकी मार्केट प्राइस कम हो आपके कॉस्ट प्राइस से, तो भी आपको उसको लोअर प्राइस पे रिकॉर्ड करना है. नेवर इन्फ्लेट योर प्रॉफिट्स. प्रॉफिट होने से पहले, इनकम पहले होने से पहले ही मत बता दो कि इनकम होने वाला है. हाँ, मगर आपको अगर लॉस होने वाले होंगे तो लॉस को आप पक्का, आपको श्योर शॉट नहीं पता लॉस होने वाला है कि नहीं, बट जहां पे भी आपके जजमेंट्स कहते हैं कि लॉस होने वाला है, उस लॉस को पहले ही प्रोवाइड करो, उस लॉस के लिए पहले ही थोड़े से पैसे बाजू में निकाल के रखो. एंड दैट इज व्हाट वी डू इन द एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व फॉर बैड डेट्स एक्सेट्रा. कि पहले से ही हमें लग रहा है कि कुछ तो पैसे डेटर से नहीं मिलेंगे, इसलिए पहले से ही थोड़े से पैसे, अभी जो प्रॉफिट हो रहा है ना आपका, उसमें से थोड़ा सा प्रॉफिट अभी आप बाहर निकाल के रख दो. राइट. दिस इज कॉल्ड एज एन कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग. ये कौन सा प्रिंसिपल है? कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग. ओके, ये कहता है कि लॉस होने वाला होगा तो आप उसके लिए पहले से ही प्रोविजन करके रखो. जैसे कि हमारे पेरेंट्स पहले से ही पता है कि कॉलेज की फी नेक्स्ट ईयर भरना है या कहीं में एमबीए में एडमिशन लेना है, तो पहले से ही प्रोविजन करके रखते हैं. ओके, सो वैसे ही अगर लॉस होने वाला होगा, कहीं पे सर्टेन मनी आपको लगने वाली है, तो पहले से ही प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा बाहर निकाल के रखो. दैट इज कॉल्ड एज एन कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल. बट अगर प्रॉफिट होने वाला होगा तो बढ़ा चढ़ा के अभी ही प्रॉफिट मत बताओ. इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हम हमेशा लोअर प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं. सो इन दोनों में से लोअर प्राइस कौन सी है? 25,000 मार्केट प्राइस कम है कि कॉस्ट प्राइस कम है? 20,000 बुक वैल्यू इसका कम है. राइट. 20,000 इज लेस देन 25,000. सो क्लोजिंग स्टॉक को हमें रिकॉर्ड करना है एट 20,000 रुपीज. तो इसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करने के लिए
ये जो स्टॉक बच गया ये हमारा एसेट है. इट सेज दैट कि एज ऑन 31st ऑफ मार्च आपका उसके ऊपर ओनरशिप था. द प्रोप्राइटर हैड एन ओनरशिप ऑन दैट, राइट. तो इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक को एक इम्पैक्ट जाता है, वो एसेट साइड में जाता है. क्लोजिंग स्टॉक इसे स्टॉक इन ट्रेड भी कहते हैं. सो यू कैन राइट हियर स्टॉक इन ट्रेड. डेटर्स को एडजस्टमेंट है तो एक या दो लाइंस ब्लैंक छोड़ने के बाद यहाँ पे स्टॉक इन ट्रेड लिखना, आउटर कॉलम में लिखना 20,000. तो जो क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करना है इसको डायरेक्टली हमें इसकी एडजस्टमेंट करनी है बैलेंस शीट में, और दूसरा एक इम्पैक्ट जाता है वो ट्रेडिंग अकाउंट में. ओके ये क्यों जाता है? एक्चुअली इसकी एक जर्नल एंट्री पास होती है, बट आपको जर्नल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है. अगर ये जर्नल एंट्री पास करते तो वो अल्टीमेटली बैलेंस शीट और ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ पे जाती थी, वही हम इस इम्पैक्ट के थ्रू बता रहे हैं. तो इसकी जो जर्नल एंट्री होती है वो होती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. ये इसका जर्नल एंट्री है. तो इस जर्नल एंट्री की वजह से ये जो क्लोजिंग स्टॉक हमारा रियल अकाउंट डेबिट हुआ है वो हम लिखते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट में, और दूसरा इसका इम्पैक्ट जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में. ठीक है. तो इन शॉर्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसको लिखने का मतलब ये है कि उतने कॉस्टिंग के गुड्स जो मैंने इस साल यूज नहीं किए हैं इनको मैं हटा रही हूँ मेरे ये दोनों परचेसेस एंड ओपनिंग स्टॉक में से. ये डेबिट बैलेंस है, ये क्रेडिट है. ओके तो जो गुड्स मैं इस साल यूज नहीं करने वाली हूँ उसका कॉस्ट मैं कम कर रही हूँ. ये मेरा दोनों मिला के कॉस्ट कितना था 2,47,000, बट उसमें से मैं 20,000 के गुड्स बाहर निकाल के रख रही हूँ. मैं यहाँ पे इसको क्रेडिट दे रही हूँ. सो दिस इज नथिंग बट ये जो 2,47,000 की गुड्स मैंने परचेस किए थे और जो मेरे पास थे इसमें से 20,000 की गुड्स मैंने यूज नहीं किए, तो मैंने सिर्फ 2,27,000 के गुड्स इस साल कंज्यूम करे और उसी को मैंने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया और वही गुड्स मैंने सेल किए. ओके सो इट्स अगेन अ मैचिंग प्रिंसिपल वाला ये कंसेप्ट है कि जो चीज आप इस साल यूटिलाइज कर रहे हो सिर्फ उसी की कॉस्ट इस पीरियड में डेबिट करो. तो ये दो फंडास के साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 एंड द मैचिंग प्रिंसिपल कंसेप्ट की वजह से क्लोजिंग स्टॉक जो है इसका एक इम्पैक्ट जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में. ओके क्लियर. सो क्लोजिंग स्टॉक के कौन से दो इम्पैक्ट है? एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में डालना है और दूसरा इसको एसेट साइड में लिखना है बैलेंस शीट में. And remember, it has to be valued at a lower of historical cost or market price, whichever is lower. If you are going to forget it, please write down. जहां पे भी आप लिख रहे हो टॉप में लिख दो. Accounting standard number 2 says closing stock has to be valued. Closing stock has to be valued at historical cost. ओके हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब ही वो आपने ओरिजिनली कितने में लिया था, दैट इज कॉल्ड एज एन हिस्टोरिकल कॉस्ट. एट अ हिस्टोरिकल कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ब्रैकेट में लिखो मार्केट वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू इन द ब्रैकेट मार्केट वैल्यू, whichever is lower. इन दोनों में से जो भी लोएस्ट होगा उस पे आपको क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करना है. यस एनी डाउट्स यू हैव? इस एडजस्टमेंट में कोई डाउट है आपको? No, ma'am. इम्पैक्ट्स, दो इम्पैक्ट समझ में आ गए. ओके नेक्स्ट देखो आपको ये सारा इम्पैक्ट का लिस्ट आपको दिया हुआ है. अगर आपको कुछ रिवाइज भी करना है तो यू कैन सिंपली गो टू दिस चार्ट. आपकी ही बुक में, निराली के बुक में ये दिया हुआ है चार्ट पूरा. तो आप अगर इसको सिर्फ एक बार ऐसे पढ़ के आपको खुद ही को टेस्ट करना है कि मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है इम्पैक्ट, यू कैन गो हियर एंड चेक द इम्पैक्ट्स. पहला ही रहेगा एडजस्टमेंट ऑफ स्टॉक इन ट्रेड. ये देखो एडजस्टमेंट फॉर स्टॉक इन ट्रेड, क्लोजिंग स्टॉक करके दिया होगा. आ गया outstanding depreciation. Yeah, closing stock of the goods. Okay, what is a journal entry? Closing stock account debit to trading account. First impact balance sheet के asset side में लिखो, दूसरा impact trading account के credit side में लिखो. Okay, yeah. यहाँ पे दिखा भी है whatever is the lower of the market price or cost, whichever is lower, it has to be recorded at that price. Okay, next. ये आपको सारे करने की जरूरत नहीं है. एज आई टोल्ड यू कि जो 5-6 इंपॉर्टेंट है उतने भी करके जाओगे तो इट इज मोर देन इनफ. या नेक्स्ट वन
depreciate furniture by 8,000 and machinery by 4,000. Okay, so depreciate करना मतलब क्या? What do you mean by depreciation? वैल्यू कम करना एसेट की, लाइक वेयर एंड टेयर. Correct. So because of the use of the asset, इसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है. Okay, and it is also something related to the cost concept. कि हमने क्या किया कि जो भी हमने मशीनरी परचेज की एक्चुअली, ये हमने इसका पूरा कॉस्ट यहाँ पे बैलेंस शीट में डाल दिया. बट ये क्या मशीनरी हम सिर्फ एक ही साल यूज करने वाले हैं क्या? नहीं, ये मशीनरी हम अगले 10 सालों तक यूज करने वाले हैं. तो इसकी जो इस साल मैंने जो मशीनरी यूज किया है उसका कॉस्ट कहीं ना कहीं तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना चाहिए. इस साल जितने वैल्यू की मैं मशीनरी यूज करूंगी उसकी कॉस्ट यहाँ कहीं ना कहीं तो ये अकाउंट में यहाँ पे डेबिट होनी चाहिए, कॉस्ट करके रिकॉर्ड होनी चाहिए, राइट? एंड दैट इज नथिंग बट द डेप्रिसिएशन दैट वी चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो ये जो डेप्रिसिएशन है इज नथिंग बट द रिडक्शन इन द वैल्यू. इट मीन्स नथिंग बट इस साल मैंने कितनी वैल्यू की मशीनरी यूज की. Okay, so the adjustment entry for this is depreciation account debit. इसका जो जर्नल एंट्री है वो है depreciation account debit. ये एक नॉमिनल अकाउंट है. एसेट की वैल्यू कम होना हमारे लिए लॉस है, तो depreciation account debit होता है. और जिस एसेट की वैल्यू कम हो रही है उस एसेट को आपको क्रेडिट देना. दिस इज द जर्नल एंट्री. अब इस जर्नल एंट्री की वजह से लेट्स लुक एट व्हाट दे आर सेइंग कि फर्नीचर को डेप्रिसिएट करो 8,000 से. इसका मतलब ये है कि इस साल फर्नीचर की वैल्यू आपको कम करनी है 8,000 रुपीज से. आपने इस साल 8,000 रुपीज का फर्नीचर यूज किया. दे कैन ऑल्सो कॉल इट एज एन रिड्यूस द फर्नीचर बाय 10%. तो ये जो भी इसकी कॉस्ट आपको दी होगी ट्रायल बैलेंस में उसके 10% आपको इस यहाँ से डिडक्ट करना है. ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर फर्नीचर का डेप्रिसिएशन, कोई भी एसेट का डेप्रिसिएशन कब से स्टार्ट होगा? जब से वो उस एसेट को आप लोगे. Okay, so if they give you depreciate the furniture at the rate of 10%, okay, furniture की cost कितनी दी है? 80,000. अगर ये मेरे पास एसेट पहले से ही होगा, ये अथर्व. हेलो मैम, हम डायरेक्टली उसको लॉस के अकाउंट में इंक्लूड नहीं कर सकते क्या? लॉस का अकाउंट मतलब इट्स नॉट एक्चुअली इट्स नॉट टर्म्ड एज एन लॉस. डेप्रिसिएशन ये एक नॉन कैश आइटम है और इसको ये लॉस ही है आपके लिए. कोई भी चीज का वैल्यू कम होना लॉस है, इसलिए तो वो नॉमिनल अकाउंट है, राइट? तो आप बट उसको लॉस करके नहीं रिकॉर्ड कर सकते. इट इज टर्म्ड एज एन डेप्रिसिएशन. ओके मैम. Because you know there are various reasons because of which the value can reduce even though you don't use the asset for a single day. मोबाइल आप, मैं आपको हमेशा एग्जांपल देती हूँ कि आज आप मोबाइल लेके आ गए 20,000 का और आपने उस पैक को फोड़ा भी नहीं है. इट्स लाइक fresh pack which I have not even opened the seal, but even if you try to sell it tomorrow it is not going to be sold out at the same price. Why? अब वो तो आपने यूज भी नहीं किया तो कैसे क्या डेप्रिसिएट हो गया? क्यों होगा वो डेप्रिसिएट? वैल्यू कम हो जाती है उसकी. क्यों होती है बट कम? हैव यू एवर थॉट ऑफ वैल्यू क्यों? ऐसे तो मैंने एक दिन भी यूज नहीं किया तो वैल्यू क्यों कम होनी चाहिए? बट फिर भी आप वो 20,000 में मार्केट में दूसरे दिन 1 घंटे में नहीं सेल कर पाओगे तो दूसरे दिन की तो क्या बात है? क्यों? बिकॉज इट इज टेक्नोलॉजी रिलेटेड एसेट. टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट एवर चेंजिंग है कि जो मेरा चॉइस होगा टेक्नोलॉजी का वो किसी और का नहीं हो सकता है. That's what he is not ready to pay me the same value. वो कह रहा है कि ठीक है तुझे नहीं चाहिए, तुझे जरूरत है करके मैं ले लेता हूँ, बट ये मेरा चॉइस नहीं है. तो क्योंकि सस्ते में मिलेगा, क्योंकि तुमने एक दिन पहले लिया है, वो तुम्हारा चॉइस है. स्टिल इफ आई एम फाइंडिंग इट लाइक थोड़ा सा एडवांस डिस्काउंट में मिल रहा है तो मैं ले लेता हूँ. तो 1-2 हजार से तो आप कम ही उसको सेल करोगे. अभी एक दिन में एक्चुअली यूसेज की वजह से डेप्रिसिएट नहीं हुआ है. ये डेप्रिसिएट इसलिए हुआ है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ड्रीवन एसेट है. So any technology based asset will depreciate at a faster rate. इनकम टैक्स कहता है कि कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, टेक्नोलॉजी रिलेटेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड एसेट्स के ऊपर 60% डेप्रिसिएशन कराने बोलता है इनकम टैक्स. ओके, ये रेट इनकम टैक्स भी देता है, कंपनीज एक्ट भी देता है, दोनों के रेट अलग अलग होते हैं. Fine. So there can be various reason and that's what it's not termed as a loss, it is termed as a depreciation. और इसका एक separate accounting standard है. कोई मुझे पूछेगा कि इस साल कितने का फर्नीचर यूज किया तो मैं कुछ और बताऊंगी, कोई और दूसरा कुछ और बताएगा. इसीलिए अकाउंटिंग में इसके लिए स्टैंडर्ड दे दिया कि आपको डेप्रिसिएट कैसे कैलकुलेट करना है. तो एवरीबडी विल यूज द सेम मेथड टू डू द डेप्रिसिएशन.
Okay, and there are standard set how to calculate the depreciation, because हर कोई अपने मन से नहीं कर सकता है. Okay. Yes, ma'am. Okay, so coming back, the depreciation, अगर मैंने ये कहा कि मैंने इस एसेट को मैंने 1 अप्रैल को परचेज किया था, ये फर्नीचर मैंने 1 अप्रैल को परचेज किया था, ठीक है. सो 1 अप्रैल से ही इसका डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये 1 अप्रैल से मैंने परचेज किया था. तो अगर इसका 10% डेप्रिसिएशन, देयर इज एन पॉसिबिलिटी वेयर एंड लिटिल एडवांस एडजस्टमेंट कैन कम फॉर द डेप्रिसिएशन. ओके, एंड दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू दिस. इवन दो आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन डायरेक्टली दिया है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग व्हाट इज मोर पॉसिबल इनटू दिस एज एन एडजस्टमेंट. सो अगर मेरे पास ऑलरेडी एसेट है और जो मैं 1 अप्रैल से मेरे पास है, यानी स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से मेरे पास है, और इसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन करना है, 10% विल ऑलवेज मीन पर एनम. पर एनम मतलब आप अगर उसको पूरा 12 महीने यूज करते हो तो उसको पूरा 12 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे. That means how will you show the calculation? 80,000 multiplied by 100 multiplied by 10 divided by 100 means 10% हो गया. आप अगर इसको पूरे 12 मंथ्स यूज करते हो, मतलब 12 डिवाइडेड बाय 12, तो आपका इस केस में डेप्रिसिएशन हो जाएगा 8,000. मगर मैंने अगर आपको ये कहा कि ये मैंने 1 अक्टूबर को फर्नीचर परचेज किया था, मेरा फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट हुआ? 1 अप्रैल से. मैंने परचेज कब किया? 1 अक्टूबर से. फाइनेंशियल ईयर खत्म कब हो रहा है? 31 मार्च को. गेटिंग? तो अगर मेरा डेप्रिसिएशन का रेट अगर 10% पर एनम है, यानी अगर मैं पूरे 12 महीने यूज करती हूँ तो 10% है. तो अगर मैं ये इसको 12 महीने यूज नहीं कर रही हूँ, मैंने इसको परचेज अक्टूबर में किया, तो डेप्रिसिएशन भी अक्टूबर से ही स्टार्ट होगा, राइट. उसके पहले का डेप्रिसिएशन कैसे होगा? जब एसेट ही नहीं था तो उसका डेप्रिसिएशन कैसे आएगा? करेक्ट. सो इन दैट केस विल हैव टू डू अ प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन. प्रोपोर्शनेट मतलब उसकी जो भी कॉस्ट है 80,000, रेट वही है, 10% का ही रेट है, बट पूरा 12 महीने का नहीं लगेगा. अक्टूबर से लेके मार्च तक काउंट करो, कितने मंथ्स होते हैं? अक्टूबर, नवंबर, 6 months. मार्च, राइट. इसको मैंने सिर्फ 6 मंथ्स यूज किया है, तो सिर्फ 6 मंथ्स का इसका डेप्रिसिएशन लगेगा, which is going to come to rupees 4,000, half of the earlier one. Getting? So depreciation is always per annum. It's always to be calculated proportionately. 12 महीने का अगर पूरे 12 महीने यूज करते हो तो सिर्फ 3 महीने यूज करते हो तो 3 months etc. And the condition is put to use. Put to use यानी अगर आई गिव ऑलवेज एन एग्जांपल कि सपोज एसी मेरे लिए एसेट है. सपोज ऑफिस के लिए मैंने एक एसी लाया, ओके. 1 जनवरी को मैंने एसी परचेज किया. in the month of 1 February, okay, 1 जनवरी को मैंने परचेज किया एसी. मुझे इंस्टॉलेशन के लिए कोई बंदा नहीं मिला, तो मैंने वो एसी ऑफिस में 1 February को इंस्टॉल करा के लिया. और तब तक इतनी गर्मी नहीं थी तो मैंने एसी चलाया नहीं. मैंने एसी चलाया 1 मार्च को. तो मैं इसका डेप्रिसिएशन कब से स्टार्ट करूं? When should I start the depreciation for this AC? You got my question? मैंने 1 जनवरी को से लाया, 1 February को मैंने उसका इंस्टॉलेशन कंप्लीट किया, क्योंकि विदाउट इंस्टॉलेशन एसी तो काम नहीं करेगा. तो 1 February को मैंने उसका इंस्टॉलेशन कंप्लीट किया, बट मैंने उसको उसके बाद भी 1 महीना बिल्कुल चलाया नहीं, क्योंकि नहीं थी गर्मी. मैंने इसका स्टार्ट किया वर्किंग 1 मार्च को. तो इसका डेप्रिसिएशन में कब से स्टार्ट करूं? हम फिर भी जनवरी से ही स्टार्ट होगा डेप्रिसिएशन. जनवरी से स्टार्ट होगा. यस. हु एल्स वांट्स टू आंसर दिस? डेप्रिसिएशन कब से स्टार्ट होगा इसका? एनीवन एल्स वांट्स टू से समथिंग? 1 Jan, 1 Feb की 1 March? You have 3 choices. 1 Jan, ma'am. 1 Jan. Okay. Who else? Both the answers are wrong because 1 Jan नहीं है. आप बोलोगे मैम जब से यूज करना स्टार्ट करोगे तभी तो डेप्रिसिएट होगा, राइट. पर मैंने आपको अभी जस्ट एग्जांपल दिया कि मोबाइल तो मैं यूज भी नहीं किया, फिर भी वो दूसरे दिन डेप्रिसिएट हो रहा है. ओके. सो यूज करना डेप्रिसिएशन के लिए कंडीशन नहीं है, उसको पुट टू यूज कंडीशन में लाना. पुट टू यूज कंडीशन मतलब जैसे ही वो रेडी हो गया यूज करने के लिए तब से उसका डेप्रिसिएशन स्टार्ट होता है.
सो डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहता है कि एसेट को आपको डेप्रिसिएशन तब से स्टार्ट करना है जब वो यूज करने की कंडीशन में आ गया। जिस दिन मैंने एसी लाके रखा उस दिन वो यूज करने की कंडीशन में नहीं था, क्योंकि विदाउट इंस्टॉलेशन में कैसे उसको चला सकती हूँ। तो जैसे ही आपने उसको यूज करने की कंडीशन में लाया, मतलब आपने उसका इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर दिया, उस डेट से उसका डेप्रिसिएशन स्टार्ट होगा। भले आप उसको उस महीने में चलाओ मत चलाओ, उसको आप पूरा Means साल कभी भी phased. मत चलाओ। यस, सो द डेप्रिसिएशन की कंडीशन होती है पुट टू यूज। पुट टू यूज मतलब यूज करने की कंडीशन में लाना, एक्चुअल में यूज करना नहीं। ओके, क्लियर? Means February month से ना? फेब में, 1st of Feb से होगा जब आपने उसका इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर दिया। Okay मैम। ठीक है, ओके। सो द पॉइंट हियर इज, आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि एट डेप्रिसिएशन का प्रोपोर्शनेटली बेसिस पे डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट आ सकती है, जहां पे वो आपको कैलकुलेट करने बोले कि डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करो। रिमेंबर, इट इज ऑन अ प्रोपोर्शनेट बेसिस। ओके, तो आपको इतना एडवांस लेवल का पूछेंगे नहीं कि पुट टू यूज है, तो आपको हमेशा एज्यूम करना है कि जिस दिन उन्होंने वो लिया है उस दिन वो पुट टू यूज वाले कंडीशन में है और आप वहां से डेप्रिसिएशन करोगे। बट आई एम टेलिंग यू द रियलिटी। हाँ, रियलिटी इज पुट टू यूज। बट आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी आपने परचेज किया है उस दिन से आप डेप्रिसिएशन स्टार्ट करोगे, एज्यूमिंग इट्स अ पुट टू यूज कंडीशन वाला एसेट। ओके, ठीक है। तो इस केस में अगर मैंने उसको 1st of October को परचेज किया है तो मैं इसका डेप्रिसिएशन 1st of October से लेके 31st of March तक कर दूंगी। क्या क्लियर? Yes मैम। सो बिकॉज ऑफ दिस एडजस्टमेंट, अब इस एडजस्टमेंट की वजह से क्या हो रहा है कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो गया। इट्स अ नॉमिनल अकाउंट, so this nominal account is posted to the profit and loss account debit side. So depreciation account will be debited with rupees 8,000। यहाँ पे 8,000, सॉरी, अब हमारे पास दो एसेट है जिसका डेप्रिसिएशन है, so I can write it to the inner column. One is machinery and another one is furniture. सो मशीनरी का डेप्रिसिएशन देखो, हमें यहाँ पे अमाउंट उन्होंने ऑलरेडी निकाल के दी थी प्रॉब्लम में, तो हमें अलग से कैलकुलेट करना नहीं है। सो फर्नीचर वुड बी डेप्रिसिएटेड विद 8,000। सो द फर्स्ट इम्पैक्ट, ओके, फर्स्ट इम्पैक्ट है इसका कि इसको पीएनएल के आपको डेबिट साइड में लिखना है 8,000 एंड मशीनरी का था 4,000। इट हैज टू, इट्स अ लॉस, सो इट हैज टू बी डेबिटेड टू द पीएनएल। सो दोनों मिला के यहाँ पे आपका डेप्रिसिएशन जाएगा 12,000। ये दे दिया मैंने डेप्रिसिएशन का डेबिट वाला इम्पैक्ट, ये जो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट किया था वो वाला इम्पैक्ट। नाउ एसेट हैज टू बी क्रेडिटेड। सो एसेट क्रेडिट करना मतलब एसेट फिजिकली कहीं नहीं जा रहा है, क्योंकि एसेट हम क्रेडिट कब करते हैं, जब गोज आउट वाला रूल अप्लाई होता है, राइट। बट फिजिकली एसेट कहीं नहीं जा रहा है, बट उसकी वैल्यू कम हो रही है, इसीलिए एसेट को क्रेडिट देना है। एसेट को क्रेडिट देना है मतलब एसेट में से लेस करना है। ओके, एसेट को, ये डेबिट बैलेंस है एसेट का, और एसेट को क्रेडिट देना मतलब यहाँ क्रेडिट साइड में थोड़ी ना लिख सकते हैं हम, लायबिलिटी साइड में, राइट। सो यहीं पे हम लेस करके लिखते हैं। यहाँ से लेस करने का रीजन क्या है, क्योंकि हम उसे डेप्रिसिएट कर रहे हैं। सो फर्नीचर इज गॉट डेप्रिसिएटेड विद 8,000, इनर कॉलम में लिख के पुट इट टू दी आउटर कॉलम। दिस इज द फर्स्ट एडजस्टमेंट। मशीनरी का भी यहीं पे लेस करना है आपको, लेस डेप्रिसिएशन which is rupees 4,000, then final number to the outer column. ये हो गए depreciation के दो impacts. One, debit it to the profit and loss account. Second, reduce it from the asset. Okay, clear with the depreciation? ये कुछ एडजस्टमेंट है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि पहले ना 5 इलुस्ट्रेशंस या 10 इलुस्ट्रेशंस आप प्लीज कर जाओ निराली के बुक में से, क्योंकि ये एडजस्टमेंट जो रिपीट बार बार होने वाली है ना वही आने वाली है। देयर आर 5-6 एडजस्टमेंट्स व्हिच आर गोइंग टू बी रिपीटेटिव इन नेचर। इसका इन एडजस्टमेंट्स का कुछ ना कुछ तो आपको इम्पैक्ट जरूर पूछने वाले हैं वो लोग, आइदर कैलकुलेशंस पूछेंगे, नहीं तो इम्पैक्ट्स पूछेंगे, एक्सेट्रा। यस निर्मित? मैम मतलब एमसीक्यूज में भी एक एडिशनल मतलब ये ट्रांजैक्शन पूछ Yes, सकते हैं? they will ask you like the depreciation is rupees 4,000. It will be debited to which account, right? Or they may give you, there is a machinery which was purchased on 1st of October, rupees 50,000. Depreciation is done at the rate of 10%. The value of the depreciation is 1, 2, 3, 4, 4 options, right? मतलब कैलकुलेट करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन? मे बी डेप्रिसिएशन के लिए मुझे लगता है कि कैलकुलेशंस पूछेंगे, बट बाकी जो एडजस्टमेंट है ना इसके लिए इम्पैक्ट भी पूछ सकते हैं।
कि आउटस्टैंडिंग सैलरी विल बी शोन ऑन विच साइड ऑफ द बैलेंस शीट, एसेट, लायबिलिटी एक्सेट्रा, ऐसा, राइट? बिकॉज क्योंकि वो आपको एंट्री पास नहीं करने बोल सकते, बट उसके इम्पैक्ट पूछ सकते हैं या कैलकुलेशंस पूछ सकते हैं। डेप्रिसिएशन मुझे लगता है कैलकुलेशन आएगा, बट उतना तो टेस्ट करेंगे वो। ओके, इसलिए मैं कह रही हूँ कि डेप्रिसिएट को प्रोपोर्शनेट बेसिस पे कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये करने के लिए एक दो सम्स करके देखो। और आप पहले 10 क्वेश्चंस यहाँ से 10 एडजस्टमेंट कवर कर लोगे ना निराली पब्लिकेशन के बुक में से, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ और आएगा। इसमें काफी रिपीटेटिव वही एडजस्टमेंट्स है, तो सिर्फ एडजस्टमेंट्स देखो कि कहाँ पे इम्पैक्ट दिया है, कितनी अमाउंट है। ओके, हाँ मैम, क्योंकि डेप्रिसिएशन थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है कभी कभी। हाँ, कैलकुलेशन आएगा और पक्का डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन आएगा। ओके मैम। नेक्स्ट, नाउ आउटस्टैंडिंग वेजेस अमाउंटेड टू ₹5,000। अब इसमें तो आपको कुछ कैलकुलेशन तो नहीं पूछ सकते, तो इसका इम्पैक्ट पूछेंगे कि आउटस्टैंडिंग वेजेस कौन से साइड में पोस्ट होता है, कहाँ पे जाता है बैलेंस शीट में, कहाँ पे डेबिट करोगे, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा। इफ देयर इज एन आउटस्टैंडिंग वेजेस, व्हिच अकाउंट इज डेबिटेड, वेजेस अकाउंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट, इस तरीके का क्वेश्चन होगा, राइट? तो आपको जिसकी जर्नल एंट्री भी पता होना जरूरी है, बिकॉज विदाउट जर्नल एंट्री आप सिर्फ इम्पैक्ट देख के नहीं चल सकते इस बार इसमें एडजस्टमेंट्स में। विच अकाउंट विल बी डेबिटेड, देन यू शुड श्योरली नो कि वेजेस अकाउंट डेबिट होना चाहिए। ओके, चलो, so let's look at this adjustment. So outstanding wages amounted to ₹5,000. Now outstanding wages मतलब जो देखो यहाँ पे जो वेजेस रिकॉर्ड किए ना उन्होंने 220,000 के, अकाउंटेंट को लगा कि उतने ही वेजेस है जो कैश में पे करने, इतने ही है, तो उसने जो भी कैश में वेजेस पे किए उसने क्या किया, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000 का था, उतना रिकॉर्ड कर लिया जर्नल में, जर्नल में रिकॉर्ड किया, इसलिए वेजेस यहाँ पे सिर्फ 20,000 के डेबिट हो गए। बट देन अ मैनेजर केम टू नो कि वो आउटस्टैंडिंग वेजेस को रिकॉर्ड करना रह गया ना। अंडर द अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग हम ये कहते हैं कि जो आप भले ही एक्सपेंडिचर कैश में पे करो या ना करो, गाइज आई विल स्टिल टेक 5-10 मिनट्स मोर, हाँ ठीक है ना, 7:30 विल फिनिश। ओके, सो आउटस्टैंडिंग वेजेस ये जो एडजस्टमेंट है ये बिकॉज ऑफ द अक्रूवल सिस्टम ये एडजस्टमेंट आ रहा है। ओके, क्योंकि अक्रूवल सिस्टम क्या कहती है कि भले आपने कैश में दिया हो वो खर्चा या ना दिया हो, वो तो इसी साल का एक्सपेंडिचर है, राइट? इसीलिए इसे हमें इस साल ही रिकॉर्ड करना है, भले आपने उसको कैश में पे नहीं किया हो। ओके, बट वो है इसी साल का एक्सपेंडिचर, तो इस साल का एक्सपेंडिचर है मतलब वेजेस अकाउंट में जाना चाहिए, एक्सपेंडिचर है तो वेजेस अकाउंट मेरा बढ़ जाना चाहिए। कितने से बढ़ना चाहिए, जितना देना बाकी है, 5,000। और अगर मैं इसको कैश में पे करती हूँ तो मैं कैश अकाउंट क्रेडिट करती थी, बट मैं कैश में पे नहीं कर रही हूँ, ये देना बाकी है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है उन लोगों को जिन लोगों को मुझे वेजेस देना बाकी है। So outstanding wages becomes a representative personal account representing those people to whom still I have to pay the money. ठीक है, सो वेजेस अकाउंट कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर हो उस एक्सपेंडिचर अकाउंट को डेबिट करो और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर को क्रेडिट करो। रिमेंबर, आउटस्टैंडिंग कुछ भी है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग वेजेस है, वो जो एक्सपेंडिचर अकाउंट है, एक्सपेंडिचर वाला जो उसका नॉमिनल अकाउंट है, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, वेजेस अकाउंट, ये एक्सपेंडिचर वाला अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, उससे डेबिट करो और उसके पहले आउटस्टैंडिंग वर्ड लगा के उस अकाउंट को क्रेडिट कर दो। सो ये वेजेस अकाउंट हियर विल गो टू द ट्रेडिंग अकाउंट, तो वेजेस हमारे पास ऑलरेडी है तो इसी में मैं ऐड करूंगी, क्योंकि वेजेस अकाउंट और एक बार डेबिट करना है, तो इंस्टेड ऑफ वेजेस और एक बार वेजेस लिखने के जगह पे पहले का जो वेजेस अकाउंट है वहां पे ऐड करके लिखेंगे। अब जितना देना बाकी है उतना ऐड करना है क्योंकि वो है इसी साल का एक्सपेंडिचर, पर ऐड करने के टाइम पे वेजेस प्लस वेजेस ऐसा लिखने में कोई सेंस नहीं बनता है, इसलिए हम यहाँ पे रीजन लिखते हैं क्यों ऐड कर रही हूँ मैं वेजेस में, क्योंकि आउटस्टैंडिंग है। ओके, सो आई राइट डाउन द रीजन हियर, आउटस्टैंडिंग वेजेस। ये मैं रीजन लिख रही हूँ कि वेजेस में मैं क्यों और वेजेस ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये देना बाकी है बट वो है इसी साल का एक्सपेंडिचर, इसीलिए टोटल वेजेस दैट विल बी डेबिटेड टू द ट्रेडिंग अकाउंट इज 25,000 एंड सेकेंड इम्पैक्ट, ये मैंने कौन सा इम्पैक्ट दिया अभी, डेबिट वाला,
इस जर्नल एंट्री का मैंने डेबिट वाला इम्पैक्ट दिया, वेजेस अकाउंट को मैंने डेबिट किया ट्रेडिंग में जाके। ओके, ये जो आउटस्टैंडिंग वेजेस है ये क्रेडिट है, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, ये लायबिलिटी है। सो वेयर अ लायबिलिटी गो, कहाँ पे जाती है लायबिलिटी? यस, liabilities is a part of your बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। सो लायबिलिटी जाएगी बैलेंस शीट में, यहाँ पे आप लिखोगे आउटस्टैंडिंग वेजेस। अगर आपके 2-3 आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग लिखो, वेजेस नीचे लिखो रेंट एक्सेट्रा एंड देन पुट द टोटल टू द आउटर कॉलम। अब यहाँ पे एक ही है करके डायरेक्टली यू कैन पुट इट टू द आउटर कॉलम। ओके, क्लियर? दो इम्पैक्ट, कोई भी एक्सपेंडिचर आउटस्टैंडिंग है तो उस एक्सपेंस को बढ़ाओ, और दूसरा वो आउटस्टैंडिंग है इसलिए उसको लायबिलिटी साइड में लेकर जाओ। अंडरस्टूड? टू इम्पैक्ट्स। एंड दैट्स व्हाट आई सेड कि अगर आपको एडजस्टमेंट अगर रिवाइज करनी है ना, तो यहाँ पे जो चार्ट दिया है ना ऊपर, इट इज द बेस्ट वे टू रिवाइज द एडजस्टमेंट। इसमें आपकी जर्नल एंट्री भी कवर हो रही है, आप ओरली करो, और डोंट मग अप द थिंग्स, आप इसको ओरली करो कि आउटस्टैंडिंग वेजेस है मतलब एक्सपेंडिचर को बढ़ाना है, मतलब एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होना चाहिए, सो वेजेस अकाउंट डेबिट होगा। सारी एडजस्टमेंट यहाँ की स्टार्टिंग की 10-15 एडजस्टमेंट कर ही लो आप लोग, ये रिपीटेटिव नेचर वाली वही है जो आने वाली है। ओके, बहुत ज्यादा हार्ड डिफिकल्ट एडजस्टमेंट में मत जाओ, वो करने के चक्कर में जो इजी वाला है वो मत छोड़ दो। राइट, कुछ एडजस्टमेंट बहुत डिफिकल्ट है छोड़ दो, बट जो इजी वाली है वो हाथ के 5-10 मार्क की, देखो कम से कम 5 या 6 मार्क्स की एडजस्टमेंट जरूर आएगी, क्योंकि फाइनल अकाउंट का वेटेज आपके ओवरऑल सिलेबस में ज्यादा है। अगर ये आपका प्रॉपर पेपर रहता ना तो भी आपको 20 मार्क्स का फाइनल अकाउंट्स का एक सम करने आता था, तो ऑब्वियसली अभी के आने वाले एग्जाम में भी उसका वेटेज ज्यादा रहने ही वाला है। तो आपको बहुत सारे उसके रिलेटेड पोस्टिंग पूछेंगे, कैलकुलेशंस पूछेंगे, एडजस्टमेंट्स के इम्पैक्ट पूछेंगे। सो 15 मार्क का पकड़ के चलो कि इसमें से आएगा ही आएगा 15 मार्क्स के लिए। ओके, सो डोंट निग्लेक्ट दिस चैप्टर। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये देखो यहाँ पे क्या करना है, एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करना है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को क्रेडिट करना है। ठीक है, एंड ऐसा करने पे एक इम्पैक्ट जाएगा, वो खर्चा कहाँ पे है, ट्रेडिंग में है तो ट्रेडिंग में जाकर इसको ऐड कर दो, पीएनएल में है तो पीएनएल को डेबिट कर दो, एंड सेकंड शो इट ऑन द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, करंट लायबिलिटीज के अंदर। ओके, ठीक है, चले नेक्स्ट एडजस्टमेंट करें। यस मैम। ओके, चलो नेक्स्ट वन, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹2000 इज प्रीपेड। ओके, नाउ प्रीपेड का मतलब क्या है, पहले से ही पे करके रखा। ओके, सो जनरली आपको रेंट प्रीपेड, इंश्योरेंस प्रीपेड, ये एक तो प्रीपेड में 2-3 ही चीजें की जो प्रीपेड होती है। सो उसमें इंश्योरेंस तो होता है और एक रेंट प्रीपेड होता है, राइट। आउटस्टैंडिंग कुछ भी हो सकता है, बट जनरली प्रीपेड जो खर्चे होते हैं वो होते हैं इंश्योरेंस, रेंट एक्सेट्रा। तो प्रीपेड का मतलब, देखो आप अगर यहाँ पे देखोगे इंश्योरेंस का खर्चा कितना बताया यहाँ पे, कैन यू सी दिस, 1000 रुपीज। ट्रायल बैलेंस में कितना इंश्योरेंस रिकॉर्ड हुआ है, 1000 रुपीज का रिकॉर्ड हुआ है, करेक्ट। अब अकाउंटेंट ने क्या Yes. किया कि जो कैश में इसने पूरा इंश्योरेंस पे किया ना इस साल, कैश में इसने इंश्योरेंस पे किया पूरा 1000 रुपीज का, तो इंश्योरेंस अकाउंट को इसने डेबिट कर दिया 1000 रुपीज से और कैश क्रेडिट कर दिया 1000 रुपीज से, क्योंकि इसने कैश में पे किया होगा इंश्योरेंस को। अब उसे लगा जितना इंश्योरेंस पूरा का पूरा मैं पे कर रहा हूँ वो पूरा इसी साल का एक्सपेंडिचर है, बट ऐसा नहीं होता है। आप इंश्योरेंस हमेशा 12 मंथ्स के लिए पे करते हो। अगर मैंने इंश्योरेंस निकाला है 1 अक्टूबर से, तो ये इंश्योरेंस इस साल 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, बट ये इंश्योरेंस खत्म होगा नेक्स्ट ईयर के 30 सितंबर को, राइट। इंश्योरेंस कभी भी 1 साल का होता है, तो इस फाइनेंशियल ईयर में ये स्टार्ट तो हो जाएगा, बट ये खत्म हो रहा है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर फॉर द अकाउंटिंग पर्पस। ओके, बट मेरा फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट हो रहा है, मेरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और खत्म होता है 31 मार्च को। 31 मार्च 2019 को खत्म हो जाएगा, जो 1 अप्रैल 2018 को मेरा फाइनेंशियल स्टार्ट हुआ। तो क्या हुआ कि इसका जो इंश्योरेंस प्रीमियम है जो मैंने 1000 रुपीज पे किया, वो 31 मार्च तक का ही इस साल के एक्सपेंडिचर में आना चाहिए। इसके आगे का जो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर का है, जो 6 महीने का है, 1 अप्रैल से लेके
1 अप्रैल, म्यूट योरसेल्फ गाइस, 1 अप्रैल 2019 से लेके 30 सितंबर का जो मेरा इंश्योरेंस है ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में खर्चे में जाना चाहिए, बट अकाउंटेंट ने जितना भी 1 साल के लिए पूरा 1000 रुपीज पे किया, पूरा का पूरा इसी साल के खर्चे में डाल दिया, वो इस साल का खर्चा है नहीं, तो इसको मुझे खर्चे में से बाहर निकालना है। जो एक्सेस डेबिट गया है, कितने का एक्सेस डेबिट गया है? 200 रुपए का प्रीपेड है। ओके, सो 200 रुपए का इस साल गलती से खर्चा ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है, वो इस साल का खर्चा है नहीं, तो उसको खर्चे से निकालने के लिए मुझे इंश्योरेंस अकाउंट जो है, जो मैंने एक्सेस डेबिट किया है, उससे मुझे क्रेडिट देना पड़ेगा। सो इंश्योरेंस अकाउंट विल गेट क्रेडिटेड विथ रुपीज, कितने का ज्यादा बताया हमने खर्चा? 200 रुपए, राइट? सो 200 विल बी क्रेडिटेड। इंश्योरेंस अकाउंट क्रेडिट कर दो, खर्चा कम कर दो, पर ये कोई मुझे पैसे लाके थोड़ी ना देने वाला है, कैश में डेबिट थोड़ी ना होने वाला। इंश्योरेंस कंपनी को मुझे एक ही बार पेमेंट करना होता है, पूरा पेमेंट करना होता है, उसे कोई मतलब नहीं कि मेरा फाइनेंशियल ईयर क्या है, वो तो बोलता है पॉलिसी 1 साल की है ना, तो मुझे वो कैश नहीं लाके देने वाला है। तो मुझे कौन सा अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा? Prepaid insurance. Prepaid insurance, because something which is paid in advance is my asset. So prepaid insurance account डेबिट हो जाएगा, ये मेरा एसेट है, क्योंकि अब इंश्योरेंस में तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको पैसे वापस मिलेंगे, मगर अगर ये मैंने रेंट एडवांस होता है, सपोज प्रीपेड रेंट होता और मैंने प्रीमाइसेस इसके छोड़ दिए, तो आई हैव अ राइट टू रिसीव बैक दैट अमाउंट। अगर मैंने किसी को रेंट पहले ही अगले साल का पूरा रेंट मैंने एडवांस में दे दिया, मतलब प्रीपेड रेंट है, और मैंने उसको कहा कि नहीं अभी मुझे छोड़ के जाना है, तो जो भी मैंने तुमको एडवांस में दिया है वो मुझे वापस दे दो, तो आई हैव अ राइट टू रिसीव, राइट? तो उस लॉजिक के हिसाब से ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस है ये मेरे लिए एसेट है, क्योंकि मैंने किसी को वो एडवांस में पे करके रखा है। ओके, सो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट विल बी डेबिटेड विद 200 एंड इंश्योरेंस जो एक्सपेंडिचर है उसको कम करना है, इसलिए इंश्योरेंस को क्रेडिट देना है 200 का। अभी इस एंट्री की वजह से इम्पैक्ट क्या हुआ? एक नया लेजर क्रिएट हो गया जिसका नाम है प्रीपेड इंश्योरेंस, जो कि मेरा एसेट है, करंट एसेट है, तो इसे मुझे डालना है यहाँ पे बैलेंस शीट में, प्रीपेड इंश्योरेंस। Okay, it will be posted to the prepaid insurance will be posted to the balance sheet asset side with the amount rupees 200, ये मेरा asset है। और दूसरा, इंश्योरेंस को क्रेडिट कर दो। अब इंश्योरेंस अकाउंट हमारे पास ऑलरेडी है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर में इंश्योरेंस अकाउंट है, इंश्योरेंस को क्रेडिट कर दो, मतलब इंश्योरेंस वापस यहाँ पे लिखते बैठूंगी क्या? नहीं, इट्स रिडक्शन इन द एक्सपेंडिचर। नाउ रिडक्शन इन द एक्सपेंडिचर हैज टू बी लेस। अब इसको लेस करने का रीजन मैं यहाँ पे लिखूंगी, रीजन है प्रीपेड इंश्योरेंस। यहाँ पे मैंने रीजन लिखा, मैं इंश्योरेंस का क्रेडिट इंपैक्ट दे रही हूँ, मैं कोई डेबिट इंपैक्ट नहीं दे रही हूँ। जब मैं डेबिट साइड में लेस साइन के साथ लिखती हूँ, इसका मतलब मैं क्रेडिट इंपैक्ट दे रही हूँ। डेबिट में कभी भी कोई भी लेस साइन के साथ चीज आती है, मतलब वो डेबिट इंपैक्ट, अब अपोजिट इंपैक्ट दे रही हूँ, ये क्रेडिट इंपैक्ट दे रही हूँ मैं। डेबिट में लेस का मतलब क्रेडिट इंपैक्ट। ओके, सो यहाँ पे मैंने 200 रुपीज लेस किए। आउटर कॉलम में इस साल का मेरा प्योर एक्सपेंडिचर ऑफ इंश्योरेंस इज 800 रुपीज। ओके, क्लियर? क्या क्या इम्पैक्ट दिया देखो इस का हमने। एक तो अब हमें एक्सपेंडिचर में से कम करना है, क्योंकि वो इस साल का एक्सपेंडिचर है नहीं, ये अगले साल के एक्सपेंडिचर में जाएगा। ओके, तब तक आपको उसको पार्क करके रखना है यहाँ बैलेंस शीट में, यहाँ पे पार्किंग करके रखो उसका एसेट में। फिर नेक्स्ट ईयर इसको यहाँ से हटा के फिर नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंडिचर में आप उसको ट्रांसफर कर देते हो। ओके, तो तब तक आपको इसको एसेट करके यहाँ पे जमा के रखना है, पार्क करके रखना है, और दूसरा इम्पैक्ट इस साल के खर्चे में से उसको बाहर निकाल दो, उतना खर्चा कम कर दो। ओके, डन? Yes, ma'am. Now the last adjustment, provide for bad and doubtful debts at the rate of 10% on sundry debtors. Okay, please remember the word is provide. Provide का मतलब है एक्चुअल में नहीं हुआ है बट प्रोविजन करके रख दो। ठीक है, there is a difference between bad debts and provision for bad debts. It is the provision for bad debts. Now provision for bad debts means आपको लगता है कि आपके पैसे डूबने वाले हैं,
कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल कहता है आपको लगता है कि आपको लॉस होने वाला है तो उसके लिए पहले ही थोड़े से पैसे बाजू में निकाल के रख दो। ओके तो ये जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है ये हमें क्या लग रहा है, क्या डूबने वाले हैं हमारे डेटर्स से पैसे 10% नहीं मिलने वाले हैं। Now what is the value of the debtors? कितने आने वाले डेटर्स से 2 lakhs। इसका 10% नहीं मिलने वाला, 10% नहीं मिलने वाला मतलब कितना नहीं मिलने वाला है हमें, हाउ मच वी आर नॉट गोइंग टू रिसीव 20,000. 2 lakhs के 10% would be 20,000। ओके तो मुझे नंबर पता चल गया 20,000 मुझे नहीं मिलेंगे, राइट पर शायद नहीं मिलने वाले, श्योर शॉट नहीं पता। अगर श्योर शॉट पता होता तो मैं इसको बैड डेट्स बोलती थी, राइट पर ये बैड डेट्स नहीं है, शायद नहीं मिलने वाले। बट कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल ये कहता है जो भी आपका लॉस पॉसिबल है ना उसके लिए प्रोविजन करके रखो। नाउ रिमेंबर एनी प्रोविजन कैन बी डन ओनली बाय डेबिटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों? क्योंकि प्रोविजन करना मतलब मुझे जो भी प्रॉफिट होने वाला है ना उसमें से मैं थोड़े से पैसे बाहर निकाल के रख रही हूँ, मतलब मैं प्रोविजन कर रही हूँ। ओके प्रोविजन का मतलब वो होता है कि जो आपका नेट प्रॉफिट है उसमें से आप थोड़े से पैसे पहले ही बाहर निकाल के रख रहे हो, पॉसिबल है कि लॉस होगा इसके लिए। सो प्रोविजन इज क्रिएटेड ऑलवेज बाय डेबिटिंग अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये जो प्रोविजन है इसको बनाने की जो जर्नल एंट्री है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। यू विल वंडर व्हेन आई गिव यू दिस एंट्री टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। ये इसकी एंट्री है, इसी को आप कहते हो RDT। ओके दिस इज नथिंग बट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स मतलब RDT। तो यहाँ पे मैंने कहीं पे भी डेटर्स का नाम लिखा क्या? हैव आई रिटन एनीवेयर डेटर्स का नाम? कहीं पे भी मैंने लिखा नहीं है। ओके बट ये एक एंट्री ऐसी है जिस एंट्री में डेटर्स कहीं पे भी नहीं आता है बट फिर भी डेटर्स के लेजर को हमें इम्पैक्ट देना पड़ता है फ्रॉम अ प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर ये जर्नल में एंट्री में पास करती हूँ तो मुझे जाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में और यहाँ पे मुझे लिखना है टू न्यू RDT। न्यू RDT मतलब समथिंग गिवन एज एन एडजस्टमेंट इज कॉल्ड एज अ न्यू RDT। ठीक है न्यू क्यों बोला मैंने इसको, क्योंकि ये एडजस्टमेंट करके दिया इसलिए मैं इसको न्यू बोल रही हूँ। ओके आई टेल यू द एंटायर स्टोरी ऑफ द बैड डेब्ट्स, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स पॉसिबल है। ओके सो ये न्यू RDT मैंने कैसे क्रिएट किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना है और उसको डेबिट करना है, मतलब होने वाले प्रॉफिट में से पहले ही मैं 20,000 रुपए और बाहर निकाल के रख रही हूँ, राइट क्योंकि जो भी मेरा प्रॉफिट आएगा वो यहाँ पे क्रेडिट साइड बड़ी होगी, फिर जो भी डेबिट है उसमें से माइनस होता है, मतलब उसमें से मैं 20,000 रुपए पहली वहां जो मैं निकाल के रख रही हूँ माइनस कर रही हूँ, दैट मीन्स मैं इसको सेपरेटली रख रही हूँ। ओके सो द फर्स्ट इम्पैक्ट ऑफ दिस इट इज डेबिटेड टू योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द सेकेंड इम्पैक्ट, अब कौन सा इम्पैक्ट देना बाकी है मेरा, ये क्रेडिट वाला इम्पैक्ट देना बाकी है। Now credit provision, okay, any provisions falls here under reserves and surplus and provision, ऐसा ये होता है। So कोई भी provision हो वो यहाँ reserve में liability side में लिखी जाती है। ठीक, तो actually मुझे इस provision को भी यहीं पे लिखना चाहिए। This RDD, ये जो second जो लेजर मैंने credit किया है ये credit balance है। okay? कोई भी provision जो है वो यहाँ पे दिखाई देती है, तो यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए, बट क्योंकि ये डेटा से रिलेटेड है तो पढ़ने वाले को एक साथ समझ में आए कि भैया डेटा से 2 लाख रुपए नहीं आने वाले, 20,000 कम आने वाले हैं, तो इस प्रोविजन को मैं यहाँ से उठाती हूँ और मैं उसको डेबिट साइड में लेके आती हूँ विद द साइन माइनस। ये क्रेडिट बैलेंस है बट प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको वहां से उठा के यहाँ पे लाके रखती हूँ, क्योंकि डेटर पढ़ने वाले को, मेरा जो इन्वेस्टर है, मेरा जो ओनर है, उसको एक साथ पता चले कि बाबा डेटर्स 2 लाख रुपए नहीं, उसके ऊपर प्रोविजन है, उसके ऊपर पॉसिबिलिटी कि लॉस होने वाला है, और इसीलिए RDT जो है ये डेटर्स में से लेस किया जाता है फ्रॉम अ प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इट इज एक्चुअली अ लायबिलिटी, सॉरी इट्स एक्चुअली एन रिजर्व व्हिच शुड बी शोन ऑन अ लायबिलिटी साइड। तो इस एंट्री में कहीं पे भी डेटर्स नहीं है, वर्ड ही नहीं है, बट क्योंकि ये प्रोविजन डेटा से रिलेटेड है इसलिए मुझे इसको यहाँ से लेस करके बताना है। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड रिमेंबर अबाउट द डेटर्स, RDD। ठीक है ये RDD है, प्रोविजन वर्ड आया मतलब ये RDD है। क्लियर?
अब देखो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है. देयर आर 2-3 पॉसिबिलिटीज इन द बैड डेब्ट्स. डू यू वांट मी टू डू इट राइट नाउ और शैल वी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर? Shall I take one problem in the next lecture जहाँ पे भी bad debts यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में दिया और उसका एडजस्टमेंट है, ऐसा करती हूँ. So with the numbers you understand it better. Yeah, let's stop it here. Just not disturb this problem. Okay. मैं एक next lecture में एक adjustment लूंगी कि जहाँ पे सारे bad debts covered हो जाएंगे. Okay, bad debts related सारी adjustment cover हो जाएगी. Fine. So ये problem को अभी आपको close कैसे करना है? कि जो भी हमने आरडीटी का एडजस्टमेंट किया इसके दो इम्पैक्ट्स गए. एक तो आया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में और दूसरा हमने डेटर्स में से लेस कर दिया. ओके, नाउ फाइनली व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट टेक द टोटल ऑफ दैट साइड व्हिच इज मोर. तो आई थिंक यहाँ पे क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है. सो टेक द टोटल ऑफ अ क्रेडिट साइड टू क्लोज दिस प्रॉब्लम. कॉपी टू द डेबिट साइड. ओके, फाइंड आउट द बैलेंसिंग फिगर व्हिच इज गोइंग टू बी व्हाट. क्या आने वाला है ये? अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट. Gross profit. So call it as a gross profit. इसको लिखो gross profit. And this will be carried down. Okay, इसको carried down करना है. कहाँ लेके जाना है इस gross profit को? Profit Profit and loss account credit side. प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में बाय जीपी ब्रॉट डाउन. वहां से उसको यहाँ पे ब्रॉट डाउन कर लिया क्योंकि वो क्रेडिट बैलेंस है. ठीक है, जीपी इज अ क्रेडिट बैलेंस. ग्रॉस लॉस आता तो वो डेबिट बैलेंस है. ग्रॉस लॉस इज अ डेबिट बैलेंस. इस केस में डेबिट साइड की टोटल बड़ी होती, फिर हम यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखते बाय ग्रॉस लॉस. ओके, ग्रॉस लॉस इज अ डेबिट बैलेंस, तो वो ब्रॉट डाउन होता है यहाँ डेबिट साइड में. ठीक है, जीपी पीएनएल के क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन होता है और ग्रॉस लॉस पीएनएल के डेबिट साइड में ब्रॉट डाउन होता है. ओके, सो इसका मतलब मुझे मेरी मेन एक्टिविटी से कितना प्रॉफिट मिला? 1,39,000 का प्रॉफिट मिला, प्लस मुझे कुछ तो एडिशनल कमीशन मिला. अब ये दोनों मिला के मेरा इनकम जो है वो हो रहा है 1,41,000. बट मेरे सारे खर्चे कितने हैं जो इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है? वो है 88,800. तो इसका मतलब सारे इनडायरेक्ट खर्चे जाने के बाद भी मुझे प्रॉफिट ही हो रहा है. ओके, हाउ मच इज दैट प्रॉफिट? तो इसे हम कहेंगे टू नेट प्रॉफिट. नेट में सब कुछ खर्चे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारे खर्चे जाने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसे हम कहेंगे नेट प्रॉफिट. दैट इज 1,41,000 लेस. ये सारे डेबिट में जितने भी नंबर्स है इसको माइनस कर दो. दैट इज 52,200. नाउ दिस नेट प्रॉफिट किसे कौन कर रहा है? ये सब प्रॉफिट क्यों कौन कमाना चाह रहा है? जिसने कैपिटल. Capital. Yes, so net profit get added into the capital. और अगर net loss हुआ तो capital में से less होता है. ठीक है, so net profit यहाँ पे क्योंकि ये capital जिसने डाला उसका उसके मेहनत का है ये, तो उसको दे दो. right, so net profit will be added. now net profit add करने के बाद इसका आप आउटर कॉलम में डायरेक्टली टोटल ले सकते हो क्योंकि इस प्रॉब्लम में ड्राइंग्स नहीं है. अगर ड्राइंग्स होते तो ड्राइंग्स को डेबिट बैलेंस होता है, बट डेबिट बैलेंस मतलब एसेट साइड में लिखने की जगह पे हम उसको कैपिटल में से लेस करते हैं. ओके, ड्राइंग्स लेस होता है. हाँ, देयर कैन बी वन मोर एडजस्टमेंट कि जहाँ पे कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मांग रहा हो प्रोप्राइटर, वो कहता है कि मुझे कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दे दो. ओके, तो उस केस में कैपिटल में इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा और इंटरेस्ट देना फर्म के लिए एक्सपेंडिचर है, तो वो एक्सपेंस में आई विल टेक वन एडजस्टमेंट फॉर दैट. ओके, तो वो एक्सपेंडिचर करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएनएल में रिकॉर्ड होता है और उसका सेकंड इंपैक्ट जाता है कैपिटल अकाउंट में ऐड होता है. जनरली ये पार्टनरशिप रिलेटेड एडजस्टमेंट है तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप में पूछी नहीं जाती है, बट निराली में कुछ प्रॉब्लम है एंड में एकदम कि जहाँ पे ये पूछा गया है. ओके, सो कैपिटल में ड्राइंग्स लेस होते हैं, इंटरेस्ट ऐड होता है, ऐसा आप ध्यान में रख सकते हो. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गेट एडेड हियर. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गेट रिड्यूस्ड. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कम करना है, ड्राइंग्स को भी कम करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी कम करना है, क्योंकि हम पार्टनर को मांग रहे हैं कि तुमने जो इंटरेस्ट किया, तुमने जो ड्राइंग्स किया उसका इंटरेस्ट लाके दो, मतलब हम उसके कैपिटल में से वो कम कर रहे हैं. Okay, so to close this problem you just need to take the total of your assets and liabilities. I hope you have completed. Ma'am, yeah, bolo. Ma'am, what will be the equation of sales? Question of sales. Equation like formula. Equation of sales.
मैम जैसे फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट का, सेल्स माइनस परचेज। सेल्स का कोई फॉर्मूला नहीं है, सेल्स नहीं, जीपी का फॉर्मूला आएगा, जीपी का फॉर्मूला आ सकता है, नेटवर्थ का फॉर्मूला आ सकता है, सेल्स का कोई फॉर्मूला नहीं है। सेल्स कैसे निकालोगे तुम? आई मीन दैट कैन बी ओनली, नहीं निकाल सकते ना आप, कैसे निकालोगे सेल्स? देयर इज नो फॉर्मूला टू द सेल्स। मींस लाइक उसको फाइंड आउट करने के लिए। एक्चुअली सब कुछ ना सेल से ही स्टार्ट होता है, सो सेल्स कैन नॉट बी फाइंड आउट एज एन बैलेंसिंग फिगर। इफ यू आस्क मी, देयर कैन नॉट बी एन फॉर्मूला। सी आपका एक ही फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आप उल्टा पल्टा कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, राइट? तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब क्या क्या बोला मैंने आपको? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब क्या है? डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट की जो सारी डेबिट साइड है ना, जिसमें आपके परचेसेस है, जिसमें आपके बाकी के एक्सपेंसेस है, ओके, दैट ऑल इज योर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब ट्रेडिंग अकाउंट का पूरा डेबिट साइड, खर्चे भी और आपके परचेसेस भी, सो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस मिला के कॉस्ट ऑफ गुड्स बनता है। तो अगर आप इस प्रॉब्लम में मुझे पूछोगे तो मेरा सेल्स कितना था? 3,98,000. Okay, now closing stock can be written on this side. तो closing stock अगर मैं ये साइड में लिखूं तो वो यहाँ परचेसेस में से लेस हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे एक्चुअली आपके जो परचेसेस है उसमें से आपको क्लोजिंग स्टॉक लेस करना होता है, और उसमें आपके बाकी के खर्चे आपको बढ़ाने होते हैं, और बाकी एक्सपेंसेस जो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में है ना, व्हिच वी कॉल्ड एज एन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऐड करने होते हैं। तो अगर मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालना है तो इस केस में क्या आएगा? देखो, मेरी ये जो डेबिट साइड की ओपनिंग स्टॉक है प्लस परचेसेस, इन दोनों का टोटल कितना है? 2,47,000। ओके, सो परचेसेस है मेरे 2,47,000। फिर उसमें से मुझे क्लोजिंग स्टॉक लेस करना है, बिकॉज इसको क्रेडिट साइड में लिखा गया और डेबिट में से लेस किया गया, इट इज वन एंड द सेम थिंग। तो यहां से मैं लेस करूंगी, दैट विल गिव मी द okay, hold on, I got disconnected. किसने पूछा था ये अभी क्वेश्चन? प्रीति क्या? कॉस्ट ऑफ सेल्स वाला, वो सेल्स वाला? यस मैम। प्रीति, यू आर डूइंग एनी प्रोफेशनल एग्जाम क्या? नहीं ना, आप कुछ कर रहे हो CACS? मैम करना था बट कर नहीं पाई। क्यों ऐसा? अभी कौन सा टाइम चला गया है? यू नो, इफ यू वांट टू डू इट प्लीज थिंक इट लाइक इन एडवांस।
Because whenever I see the students are clever in accounts, I would definitely suggest you to go for the professional courses. You do anything. मैम 12th से ही सोचा था बट ऐसी सिचुएशन बन नहीं पाई, सो नहीं कर पाई. You have to make it. I mean, कभी सामने से नहीं आएगी. The point is only of the decision making that you have to decide, nobody else, right? वो आप ही को decision लेना होता है. So मैम should एक्चुअली take- फाइनेंशियल सिचुएशन अलाउ नहीं कर रही. I would say struggle a little bit, make a provision for the things if it is a financial condition which is not allowing you, but just have it at the back of your mind somewhere, because you know फिर आप लोग BBA करके ना आपका knowledge waste कर रहे हो. Because I know the future is like ultimately you are going to work under the, आप क्या कर लोगे max, and ज्यादा पैसे जाएंगे, believe me, आपके MBA करने में ज्यादा पैसे जाएंगे. आप अगर CA जैसे कोर्सेज लेते हो तो आप अर्निंग स्टार्ट करते हो फ्रॉम योर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप. and the experience these courses are going to give you. I still see, I mean, बहुत सारे बच्चे की जो बहुत क्लेवर है, but see MBA आपका सब कुछ कवर होता है ना ये सारे प्रोफेशनल कोर्सेस में. देन व्हाई डोंट यू वांट टू ट्राई? आप BBA करके तो आप रुकोगे नहीं, आपके 2 सालों बाद MBA में इससे दुगने तिगने पैसे जाने वाले हैं. So थोड़ा सा फैमिली को बोल के, you know, just push themselves, ask them to arrange from somewhere, and कुछ करो ऐसा कि आप लोग उसको seriously, I mean seriously लेके उसको कर पाओ. Don't delay the decision. मैम पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं बट तो आपको क्या दिक्कतें हैं? You are holding back yourself, then I would say. और जरूरी नहीं है कि आपको उसके लिए कोचिंग लगाना भी जरूरी है या कुछ भी. आप सिर्फ इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन भी, आप उतना फीस अगर बेयर कर पाते हो तो आप अपनी सेल्फ स्टडी कभी भी स्टार्ट कर सकते हो. मैम लिटरली रियलिटी है कि कॉलेज की फीस अभी बेयर नहीं हो रही है. मैं वही कह रही हूँ. आप आपके देखो, आपको 3 सालों बाद आप यही चीज सोचोगे और आप सोचोगे कि अभी तो पेरेंट्स को MBA का फी तो अरेंज करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं से, तो राइट, जिसका बर्डन इससे कई गुना ज्यादा होगा. आई अंडरस्टैंड कम्प्लीटली, लाइक होती है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से, बट आप यही चीज अगर आपके पेरेंट्स को आज बोलते हो कि थोड़ा सा कहीं से तो अरेंज कर लो, रिलेटिव्स बोलो, फ्रेंड्स बोलो, बट गो फॉर अ गुड कोर्स. ओके, आप सेल्फ स्टडी करके भी सब चीजें कर सकते हो. There are few students in your batch and I still have few students की जो SY BBA से आए हैं यार CA करने के लिए. ठीक है, तो वो रियलाइज होता है, उनको थोड़े टाइम से रियलाइज होता है, बट आई जस्ट वुड से कि डोंट वेस्ट द टाइम. देन दे अंडरस्टैंड कि आप लोगों का 1 साल पूरा चला गया BBA जैसा कोर्स करने में, जिसकी वैल्यू आपको पता है कि BBA की कोई वैल्यू नहीं है, आपको जाके MBA करना ही पड़ेगा. वहां पे आप फिर 5-6 लाख रुपए दोगे कोई भी मिनिमल कॉलेज में जाने के लिए. एंड देन द स्टोरी इज लाइक उसके बाद आपको 2 साल MBA करने के बाद फिर आप अर्निंग करना स्टार्ट करोगे. सो यू आर लूजिंग ऑन द रियल टाइम वैल्यू ऑफ द मनी एज वेल. मैम 11 से टीचर बोलते थे दैट गो फॉर प्रोफेशनल कोर्स लाइक CA CS. अभी तो ओपन कर दिया ना CA, तो अभी तो 10th के बाद भी आप अपीयर कर सकते हो, तो रजिस्ट्रेशन आप कभी भी कर सकते हो अभी इसके लिए. द फैक्ट इज, so I was writing here मैं आपसे बाद में बात करूं पर्सनली. yeah, sure Preeti. Yes, even I file की पल्लवी है, प्रीति है, आप 2-3 लोग अच्छे हो अकाउंट्स में, so sure give a thought about it. डिसीजन लेना है ना आपको तो थोड़ा जल्दी लो, इतना ही मुझे कहना है. डोंट डिले इट, बिकॉज BBA करके मुझे नहीं लगता आपको कुछ मिलने वाला है. दैट टू योर BBA इज रेगुलर और IB? हम रेगुलर. ओके चलो. सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम निकाल रहे थे. सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में मेरा आएगा परचेसेस. Then from here I have to reduce the closing stock. Not only purchases, I mean opening stock plus purchases. आप इसको कॉस्टिंग में भी आप अभी पढ़ोगे इसको कि ओपनिंग स्टॉक, अपने कॉस्टिंग में इसको ऑलरेडी पढ़ लिया होगा मेरे हिसाब से कॉस्ट शीट में, कि ओपनिंग स्टॉक एड परचेसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक विल गिव यू द मटेरियल कंज्यूम्ड. ओके, ये सारी चीजें लिंक्ड है टू ईच अदर. सो ऐसा करने पे आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मिलता है. और ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालने के बाद आप इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर दो. दैट विल गिव यू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड.
ठीक है। सो अगर मुझे इस प्रॉब्लम में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना है तो मेरा ओपनिंग स्टॉक है 25,000 का. सो आई विल बी पुटिंग इन फ्रंट ऑफ दिस माय ओपनिंग स्टॉक व्हिच इज 25,000. देन यू हैव परचेसेस लेस रिटर्न करने के बाद जो परचेसेस आते हैं वो आपको लिखने हैं यहाँ पे. फिर आपका क्लोजिंग स्टॉक इसमें से आपको माइनस करना है. सो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 20,000 का है, वो मैं यहाँ से माइनस कर दूंगी. सो ये सब करने के बाद मुझे क्या मिलेगा कि इस साल मैंने कितना मटेरियल कंज्यूम किया. So that is my pure material cost which I have consumed during the year. Okay. इसमें मुझे मेरे बाकी प्रोडक्शन के सारे खर्चे ऐड करने हैं. तो मेरे कौन से प्रोडक्शन के खर्चे? वेजेस है, कैरेज इनवर्ड है, फैक्ट्री रेंट है. तो ये सब खर्चे मिला के यहाँ पे देखो टोटल 32,000 आ रहा है. ओके. तो इन तीनों बचे हुए डायरेक्ट एक्सपेंडिचर को मुझे यहाँ पे लिखना है which is 32,000. राइट. तो सब मिला के मेरा प्रोडक्शन का खर्चा है 2,27,000 प्लस 32,000. तो सब मिला के मेरा मैंने जो भी गुड्स प्रोड्यूस किए उसको प्रोड्यूस करने का खर्चा कितना आया? 2,59,000. अब इसको मैं कितने में सेल कर रही हूँ? व्हाट इज माय सेल्स प्राइस? माय सेल्स नेट सेल्स प्राइस इज 3,98,000. ओके. सो माय सेल्स प्राइस इज 3,98,000. तो मेरा प्रॉफिट कितना होना चाहिए? सो सेल्स माइनस माय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड is nothing but 1,39,000 का मेरा GP आ गया. It is only the way of presenting it is different. Okay, so cost of goods sold मतलब ये आपका opening stock, add purchases, less closing stock, add all the expenditure that you have on a trading account debit side. That means उस goods को बनाने का खर्चा आ गया, फिर उसको sales में से minus करो, you get the gross profit. इसीलिए means sales is equal to gross profit plus cost of sales. I mean cost of all goods sold. Sales minus अगर मैं cost of goods sold करती हूँ तो I get a GP. ठीक है. तो इस फॉर्मूला को आप कैसे भी यूज करो. अगर आपको सेल्स एज अ बैलेंसिंग फिगर निकालनी है तो आप क्या करोगे? सेल्स इज इक्वल टू GP प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. Yes ma'am. इस फॉर्मूला को आप एक बार आपको ये फॉर्मूला पता है, इसको उल्टा पुल्टा कैसे ही करो, यू कैन फाइंड आउट एनीथिंग. दिस इज व्हाट यू विल बी लर्निंग इन योर सेकंड ईयर. ये इसी फॉर्मूला उसको यूज करके कुछ इक्वेशन सॉल्व करना, ये आप लोग पढ़ोगे सेकंड ईयर में. ओके. ठीक है. चलो. सो विल कंटिन्यू टुमारो. सो टुमारो probably I will be taking the cash book का revision and then over the weekend for extra hours I will be taking the BRS. Okay. ठीक है. मैम बोलो बोलो. Yes. मैम कल टेस्ट है? हाँ कल है लेक्चर. Yes. Ma'am, thank you. Bye. Thank you so much.